हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स का अध्ययन करने वाले हैं और बात करें अपने अध्ययन की, यानी किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसी पैटर्न पे मैं आप लोगों को ये पोएम्स है वो समझाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको पोएम्स है और जो पैटर्न है एग्जाम में आने का वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं, पोएम्स पढ़ने वाले हैं। और बात करें अपने पास क्या कि जो सबसे पहले पोएम आती है वो किसकी आती है भाई, तो वो आती है आप लोगों के पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आती है भाई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम है, उन दोनों का अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, जब भी हम पोएम पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग अपने जो कवि हैं उनका परिचय अवश्य पढ़ेंगे रहे। पता नहीं क्वेश्चन आ जाए, पूछ लेवे, 100% कवि का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चिंता मत करो। देखो कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कौन है कवि? कवि है आप लोगों के पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके बारे में देखो पढ़ते हैं क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ रिनाउंड अमेरिकन पोइट, यानी कहने का मतलब है, रिनाउंड का मतलब क्या होता है? फेमस है। क्या होता है? फेमस होता है। तो फेमस यानी प्रसिद्ध। अमेरिकन पोइट, अमेरिकन कवि थे भाई। और क्या है? सेलिब्रेटेड फॉर, सेलिब्रेटेड का यानी करने का मतलब माना जाना। वैसे तो होता है सेलिब्रेट करना, वो होता है, लेकिन इनको अपने पास जाना जाता है किस प्रकार से? फॉर हिज रियलिस्टिक। सेलिब्रेटेड का मतलब माना जाना है, किसके लिए? वास्तविकता के लिए। रियलिस्टिक का मतलब रियलिस्टिक काम, यानी जो वास्तविकता बताते हैं। वास्तविकता क्या होती है सर, वो बात करेंगे अपन, चिंता मत करो, पॉइंट में बता दूंगा मैं। क्या है? डिपिक्शंस, डिपिक्शंस का मतलब होता है चित्रण करना, किसी चीज का व्याख्यान करना, है ना। जैसे कि बिल्कुल जीता जागता अपने पास चित्रण कर देता है। ऑफ रूरल लाइफ, किसके बारे में करता है भाई? रूरल लाइफ का मतलब होता है ग्रामीण, यानी जिसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र की भाषा, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जीवन है, उनके बारे में अच्छे तरीके से बात करता है। कौन? अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन न्यू इंग्लैंड, और कहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है? न्यू इंग्लैंड की बात करता है भाई। आगे देखो, ओपन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। और बात करें प्राय ये क्या करता है कि एक्सप्लोरिंग करने का मतलब व्याख्यान करता है, बताता है कि इनके बारे में थीम्स यानी विशेषता है किसकी? नेचर की, प्रकृति की। और इसके अलावा बात करें ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी मानव अनुभव के बारे में भी बात कर लेता है कभी कभी। कौन कर लेता है भाई? अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कर लेते हैं। आगे देखो, He was a master of colloquial speech and used traditional poetic form like rhyme and meter। इसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें he was master, मास्टर यानी बिल्कुल ऐसे तेज तर्रार जिसको अपन कहते हैं। वैसे तो मास्टर का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रसिद्ध मतलब फेमस, जिसको अपन कहते हैं कि अच्छे तरीके से। कोलोक्वियल का मतलब होता है बोलचाल, यानी कहने का मतलब क्या है भाई? बोलचाल में आपके पास, ये कोलोक्वियल का बता देता हूँ मैं, बोलचाल की भाषा में ये होता है इसका, है ना। बोलचाल में बड़ा मास्टर है, यानी किसी को ऊपर नहीं आने देने रहा है, वो बात है। इसके बाद है और यूज्ड, और हमेशा काम में लेता है क्या? ट्रेडिशनल, यानी अपने पास परंपरागत। पोइटिक, पोइटिक का मतलब होता है कवि, जो अपनी कविता होती है उसमें। फॉर्म्स यानी कविता की जो फॉर्म्स है वो किस में लिखता है? राइमिंग में लिखता है। राइमिंग का मतलब क्या होता है सर? लय होती है। और मीटर का मतलब होता है छंद, यानी लय और छंद का प्रयोग करता है हमेशा। इवन एज द मॉडर्निज्म गेन्ड पॉपुलरिटी। और बात करें अपने पास आधुनिकता की, तो उसने आधुनिकता में भी अपने पास फेमस है, वो हो चुका है भाई, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है वो। अगर बात करें आगे फ्रॉस्ट की बात करें, फ्रॉस्ट्स वर्क रिमेन्स पॉपुलर फॉर इट्स क्लैरिटी, स्पष्टता। स्पष्टता क्या होता है? बिल्कुल साफ सुथरी, सीधा सा अर्थ समझ में आना। इमेजरी, कल्पनात्मक। एंड रिलेटेबल, रिलेटेबल थीम का मतलब होता है संबंधित, यानी जिस क्षेत्र से संबंधित कविता है बिल्कुल उसी से संबंधित बात करता है, यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं करते हैं अपने कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखो ये तो हो गया इनका कवि का परिचय, है ना। ये अपने पास थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, मैंने पहले बता दिया ये बात। इनकी दो कविताएं भाई, कौन कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही शानदार है, और छोटी छोटी, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि पढ़ा और खत्म, इतनी है, लेकिन इनमें सारांश बड़ा खास है, ध्यान से सुनना। अब किस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा वो मैं बता देता हूं। देखो पहले पढ़ते हैं डस्ट ऑफ स्नो। दो स्टेंजाज है,
पहला और दूसरा, इन दोनों के बारे में मैं समझा देता हूँ ना, उसके बाद में आपकी एग्जाम में कैसे आना है वो समझना जरूरी है, इसलिए स्किप मत कर देना। मैं गारंटी लेता हूँ इस पोएम जो अपनी क्लास होने वाली है इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। देखो पोएम पढ़ते हैं, क्या है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं कि कवि अपने पास क्या है, वो चिंतन कर रहे थे भाई, कहीं बैठे बैठे अपने पास खोए हुए थे विचारों में। जैसे आप कभी दुखी हो तो दुखी भाव में बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हो, सर क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या करूँगा मैं, आगे ऐसा हो जाएगा, वहाँ ऐसा हो गया, मेरे से वहाँ गलती हो गई, ऐसे ऐसे चल रहा था। अब आगे मैं भविष्य में क्या करूँगा, है ना, मैं वहाँ पे अगर उनकी बात मान लेता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता, ऐसे विचार चल रहे थे कवि के। कवि बैठा था भाई, और कवि क्या होता है, कवि तो वो व्यक्ति होता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। तो वो बात है, रवि मतलब सूरज की, ये बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये अपने पास बैठे थे भाई, सोच रहे थे। अब जिस तरीके से बाद में क्या हुआ कि ये बैठे थे और एक कौवा आया, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे एक कौवा आया भाई, है ना, और कौवा अपने पास उस पेड़ पे बैठता है। तो देखो द वे, जिस तरीके से, द वे का मतलब होता है जिस तरीके से, क्या पता होता है इसका, जिस तरीके से। ये मैं अर्थ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है। एक क्रो यानी एक कौवा, एक कौवा अपने पास क्या करता है, सूक डाउन, सूक डाउन का मतलब होता है हिलाकर के गिर देना भाई, हिलाकर यानी किसी शाखा को हिलाना, है ना, हिलाकर ऑन मी, जैसे कि द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बिल्कुल हिलाकर उसने, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के कण, क्या होता है, बर्फ के कण, यानी जिस प्रकार से एक कौवा आता है और बैठता है और वो सूक डाउन हिलाकर गिराता है मेरे पे, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे हेमलॉक ट्री है, एक जहरीला पेड़ होता है भाई, क्या होता है, जहरीला पेड़ होता है। अब ये इसका काम क्यों है ये मैं पर्सनली भी समझाऊंगा, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। अब एक पेड़ के नीचे, जहरीले पेड़ पे अपने पास क्या है, कौवा आके बैठता है और इस पे बर्फ के कण चिपके थे, वो सीधे कवि पे गिरते हैं। ये बात अपने पास यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कहना क्या चाहता है कवि, है ना, समझ में नहीं आया कि भाई पेड़ के नीचे बैठे, मैंने तो ये बता दिया कि सोच रहे थे, अभी आगे आएगा भाई। इसमें तो केवल ये है कि एक कौवा हेमलॉक ट्री पे आके बैठता है और उस हेमलॉक ट्री पे जो बर्फ के कण लगे थे वो सीधे कवि पे गिरते हैं। अब आगे वाले में देखो आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो विचारों में खोया हुआ था और क्या होता है। देखो अब इसके बाद की पार्ट जो लाइन है वो क्या है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीव्ड। अब इसमें पता चल रहा है कि कवि क्या कर रहा था, जो मैं समझा रहा हूं, क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, और ये जो अपने पास बर्फ के कण से गिरे थे इसने मेरे हृदय में क्या दिया भाई, हृदय को दे दिया, मेरे दिल में कुछ आया, क्या, ए चेंज ऑफ मूड, क्या आया मेरे हृदय में, मेरे हृदय में आया एक बदलाव, बदलाव आया, मैं मन में विचार में खोया हुआ था, कुछ आया। अरे ऐसे नहीं तो जैसे आप सपने देख रहे हो, मीठे मीठे सपने देख रहे हो, पढ़ाई आप कर नहीं रहे हो, है ना, मोबाइल में खोए हुए, क्या मोबाइल चल रहा है मेरा, है ना, बिल्कुल चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो, आप खोए हुए हो, और फिर माई मम्मी झड़ा, एक थप्पड़ इधर से और एक इधर से, सड़ा, इतने में क्या होता है, जागते हो, अरे ये क्या हो गया, 2 घंटे हो गए मुझे, है ना। वैसा ही उसको हुआ, क्या हुआ, इसके हृदय में थोड़ा सा बदलाव हुआ भाई, उसके मन में बदलाव हुआ, क्या हुआ, एंड सेव्ड सम पार्ट, और इससे जैसे ही मैं बदलाव आया मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मैं भी क्या बता रहा हूँ, जैसे मेरे दिल में बदलाव आया, मैंने जो दिन खराब कर दिया था वो दिन का कुछ समय मेरे लिए बच गया। यानी कहने का मतलब है र्यूड का मतलब होता है खराब करना, र्यूड का मतलब होता है खराब करना। इसका मैं अर्थ समझाता हूँ अब, क्योंकि अर्थ समझना जरूरी है। कवि कह रहा है कि जब मैं अपने बुरे विचारों में खोया हुआ था, है ना, अभी देख लो यहाँ पे, अब बुरे विचारों में खोया हुआ है तो इसका मतलब है जब तक उसको कोई ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक वो तो अपने पास बुरे विचारों में खोया रहेगा। अब अगर अगला बुरे विचारों में खोया हुआ है तो सपोज नहीं करो मैंने 2 घंटे बुरे विचारों में बिता दिए, वो सोच रहा हूँ, अगर मैं 2 घंटे नहीं व्यर्थ करता तो अच्छे काम में लगाता तो बस इससे बाकी जो समय है ना, मैं अब 2 घंटे बाद मेरे पे कोई आया भाई तो उससे मैं जाग गया और आगे वाला जो दिन है वो मेरा नुकसान होने से बच गया। बस यही बात इसमें समझाना चाहता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, बहुत ही सरल है, सीधी, मैंने बताया ना बहुत ही स्पष्ट कविताएं लिखता है भाई। अब देखो आपके पास प्रश्न कैसे आएंगे वो समझा देता हूं। पहला स्टंजा आपके पास आएगा, ये स्टंजा है, ये स्टंजा आपके एग्जाम में दिया हुआ होगा, है ना, और इस स्टंजा में से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे। देखो मैंने पहला स्टंजा यहां तक बना दिया, दूसरा स्टंजा यहां तक, है ना, ये सारी बातें मैं करवाने वाला हूं, चिंता मत करो आप लोग। तो पहला स्टंजा में है जो क्या आएगा कि इसमें आपके पास एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।
इस तरीके से 100% है, कोई दो राय नहीं है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्रो इज सिट ऑन, क्रो कहाँ बैठा है? तो देखो ये अपने पास कौन से पेड़ की बात हो रही है? हेमलॉक ट्री की बात हो रही है। फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। देखो ओक ट्री है, नहीं है, हेमलॉक, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बहुत ही सरल है, कोई ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? ये क्या है? अब ये प्रश्न है, इसमें तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब मैंने बता दिया कि डस्ट ऑफ स्नो मैंने बताया बर्फ के कण। क्या है? बर्फ के कण है भाई। ये देखो मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं रही है, बर्फ के कण है, तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे? देखो द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो इज द टीनिएस्ट पार्ट ऑफ, क्या होता है भाई? टीनिएस्ट पार्टिकल ऑफ आइस। बस इतना ही करना होता है, ये हो जाता है। यानी कहने का मतलब डस्ट ऑफ स्नो इज द टीनिएस्ट पार्टिकल ऑफ आइस, यानी बर्फ के छोटे छोटे कणों को अपन क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कर लेते हैं भाई, है ना? डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल्स कर लेते हैं, क्योंकि डस्ट तो अपने पास एक वचन नहीं होती है, लेकिन डस्ट होती क्या है? कणों से मिलकर बनती है। तो द टीनिएस्ट पार्टिकल्स ऑफ आइस, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या है? द हेमलॉक ट्री रिफर्स टू। अच्छा, हेमलॉक ट्री किसको रिफर करता है? हेमलॉक ट्री है वो आपके पास है, किसको रिफर कर रहा है? जो अपने पास जीवन का मतलब बेकार जो तथ्य होते हैं, जो जीवन का डार्केस्ट टाइम होता है, उसको करता है रिफर। तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, द हेमलॉक ट्री refers to the darkest side of life, आपको बस यही करना है। अगर प्रश्न वैसे भी आ जाए तो इतना ही आंसर करना है कि हेमलॉक ट्री है वो किसे रिफर करता है? तो जीवन के जो मतलब दुखी डार्केस्ट जो साइड होता है अपने जीवन का, जो दुखी एक दो पहलू होते हैं, जो दुखी पहलू के जीवन को इंगित करता है हेमलॉक ट्री। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब ये मैंने पहला स्टंजा करवा दिया, दूसरा स्टंजा आएगा यहाँ पे। क्या? व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टंजा? इस दूसरा स्टंजा की बात कर रहा हूँ, देख इसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं, है ना? ये दूसरा स्टंजा क्या है? व्हाट इज द थीम? द सैडनेस ऑफ ऑटम, इसके अलावा द फियर ऑफ द हेमलॉक ट्री, और नेचर्स एबिलिटी टू चेंज मूड, और द इफेक्ट ऑफ स्नो। अब अपने पास क्या है भाई? ये देखो क्या है रखा है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यानी मेरे जीवन का एक समय बता दिया। इसका मतलब है फियर ऑफ हेमलॉक ट्री नहीं आएगा इसमें, हेमलॉक ट्री का थोड़ी डर है। द इफेक्ट ऑफ स्नो भी नहीं आएगा, इसका मतलब दो कट गए। इसके बाद क्या है? द सैडनेस ऑफ ऑटम, पतझड़ का दुख थोड़ी है। क्या है? द नेचर्स एबिलिटी ऑफ, यानी अपने पास प्रकृति की एबिलिटी है आपके मूड चेंज करने की। तो ये आएगा आपका आंसर, ये ध्यान में रखना रहे, क्वेश्चन आएगा तो सेम आएगा। बाद में आता है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नेचर ऑन पोइट, प्रकृति का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो द नेचर अपने पास प्रकृति ने चेंज कर दिया, द नेचर मैं बदल देता हूं, द नेचर चेंज्ड द मूड ऑफ पोइट। बस सिंपल सी छोटे छोटे प्रश्नों में आपके ये जो 4 नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं भाई। ये 5 नंबर क्या आएगा आप लोगों के पास, तो कहीं नहीं जाना है, तो ये आपके पास हो जाता है। बस इतना ही तो करना। कवि पे क्या प्रभाव पड़ा? मैंने बताया भाई, उसका मूड चेंज कर दिया। अब आप उस स्टंजा में से ढूंढोगे, अब यहाँ पे कहाँ मिलेगा? ये तो तभी समझ में आएगा ना जब मेरी आप बात सुनोगे, तभी तो समझ में आएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पोइट, पोइट की क्या दशा है? तो वो दुख में बैठा है। देखो यहाँ पे एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड, यानी दिन का वो समय जिसको मैंने खराब कर दिया है, मेरे हृदय में चेंज आ गया है। तो इसका मतलब चेंज किस में आया है? वो दुखी भाव में बैठा था, वहीं पे तो चेंज आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, ये द पोइट वाज सैड, ये लो इतना कर देंगे तो भी सही है ना? और अगर आप ये करोगे सैड, अब द पोइट वाज इन सैड मूड करोगे तो भी सही है, वाज इन सैड मूड,
यानी दुखी मूड में था। तो ये भी सही है, ये आपके बस इतने से ही करने होते हैं, आप अपना दिमाग मत लगाया करो। अगर आपके पास ये समझाते तो इनके अलावा प्रश्न नहीं आएगा रे, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं देखो इसके क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस भी आएंगे, तो देखो इस पोएम के क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही समझाऊंगा मैं ना आप लोगों को, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स मूड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना मेरी बात को, है ना, दिमाग में बैठा लेना। द पोइट वॉज गोइंग समवेयर इन द स्नोवी मॉर्निंग, यानी कवि है कहीं जा रहा था स्नोवी मॉर्निंग में, यानी बर्फीली सुबह थी। अपने यहाँ तो बर्फ नहीं गिरती है लेकिन अपने पास पश्चिमी देशों में जहाँ पर ठंड है, ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे क्या होती है, बर्फ़ के कण गिरते हैं, जैसे अपने यहाँ ओस गिरती है ना, वैसे वहाँ पे बर्फ़ के कण। तो ही वॉज अपसेट, वह दुखी था, चिंतित था, एंड लॉस्ट इन निगेटिव थॉट्स, और अपने पास निगेटिव विचारों में खोया हुआ था। अब ये निगेटिव विचार क्या होते हैं मैं बता देता हूँ रे। हमेशा दिमाग में सकारात्मक विचार रखने चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता से आपके दिमाग में, आप में केवल बुद्धिहीनता का विकास होता है, बुद्धि का नहीं। ये बात ना आप याद रखना मेरी। अब देखो आगे बात करते हैं। ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विथ स्नो डस्ट, यानी सारे पेड़ वो किससे ढके हुए थे, अपने पास बर्फ से ढके हुए थे। डस्ट यानी स्नो डस्ट यानी टीनिएस्ट पार्ट ऑफ द स्नो, मैंने बताया पार्टिकल्स। हाँ, ए क्रो सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री, यानी कहने का मतलब कौवा से अपने हेमलॉक ट्री पे बैठा है। सूक द ट्री इन सच ए वे दैट सम डस्ट ऑफ द स्नो फेल ऑन द पोइट, और अपने पास क्या होता है कि वो पेड़ को इस तरीके से हिलाता है कि कुछ कण है वो कवि पे जाके गिरते हैं। दिस चेंज द मूड एंड इट लीड्स द पोइट टू पॉजिटिव चेंज इन मूड, और उससे क्या होता है, उसके विचारों में से जो बदलाव आ रहे थे वो सकारात्मक विचारों में बदल जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन याद करना है भाई। अब देखो बात करते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट स्नो, ये मैं हर कविता का लिखवाने वाला हूँ, ये तो याद करना ही करना है। अगर मान के चलो आपके पास कोई क्वेश्चन अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो उसके स्थान पे ये कर दोगे तो भी आपको नंबर मिलने हैं। ये होती है अपने पास क्या होती है, ये स्ट्रेटेजी होती है, ये एक आपके अंदर होती है कि हाँ नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। अब इसका बताएं सेंट्रल आइडिया तो क्या है। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स एंड एक्शंस विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। इसका मैं अर्थ समझा देता हूँ। अर्थ में क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास कवि इस कविता में ये बताना चाहता है कि कभी कभी कुछ छोटे से छोटा एक्शन, छोटे से छोटा कार्य भी आपके मन में, आपके जीवन में बड़ा बदलाव ले आता है। यही बात अपने महत्वपूर्ण है। लार्जर मैंने बता दिया भाई, दैट कैन चेंज द मूड और लाइफ इन ऑफ ए पर्सन, यानी वो मन अपने व्यक्ति का जीवन भी चेंज कर सकते हैं, उसका मन भी चेंज कर सकते हैं। द वे अक्रॉस सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया ऑफ sake of his depressive thoughts become cheerful and do something useful, यानी कहने का मतलब वही बात जो मैंने समझाई है, यही है कि अपने पास उस पर कौवा है, जब गिराता है हिला के वो अपने पास उसको गिरा देता है तो क्या होता है, पोइट उससे इंस्पायर होता है और जो नेगेटिव भाव थे वो बाहर निकाल देता है और सकारात्मक कुछ आवश्यक कार्य है, उपयोगी कार्य है या जो बदलाव है वो कर लेता है। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। बात करें इसके बारे में तो क्या है, व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, ये जो मैंने शुरू में बताया है इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना। क्या है, क्रो इज ब्लैक हॉर्स वॉइस्ड बर्ड एंड हेमलॉक ट्री इज विथ पॉइजनस बिटर फ्रूट, यानी कौवा तो आपके पास काला है, हॉर्स वॉइस है मतलब खराब वॉइस है, उसकी आवाज है, बर्ड, और हेमलॉक ट्री की बात करें तो वो एक पॉइजनस बिटर है। पॉइजनस बिटर फ्रूट का मतलब होता है जहरीला खारा, जिसको अपन कहते हैं, ऐसे फल वाला पेड़ है। बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों ही सुंदर नहीं है। द रिप्रेजेंट द डार्क, ये मैंने बताया ना डार्क, डिप्रेसिव, सोरोफुल एंड बेटर साइड ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का ये दूसरा पहलू हमें बताते हैं। वो कौन सा है, डार्क यानी अंधेरा वाला, डिप्रेसिव चिंतित वाला, सोरोफुल दुखी वाला, और बेटर साइड यानी कड़वी साइड जो है ना प्रकृति की, वो हमें दिखाता है। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपके पास वो तो हो जाती है, 3 अपने क्वेश्चंस मैंने बता दिए, इनके अलावा नहीं आएगा। 100% है, इन तीनों में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस कविता से तो ये आएगा, आज लिख के दे रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन देखोगे नहीं ना तो गलती है। आगे वाली पोएम है फायर एंड आइस, बढ़िया कविता,
शानदार कविता, इंपॉर्टेंट कविता। गुरुजी थे तो सर नहीं बता रहे हो, अरे तो गुरुजी सही पढ़ाओगे जो ना, सह कोई बताओगे, चिंता मत करो थे, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या थी, वो ये कंप्लीट हो गई थी ना, तो यहाँ पे अपने पास दूसरी आती है, क्या है, फायर एंड आइस की बात करें तो वैसे तो होता है फायर का मतलब तो आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पे आग और बर्फ से नहीं लिया गया है, तो फिर किससे लिया गया है सर, तो इसका तो मतलब लिया गया है तृष्णा से। सर ये तृष्णा क्या होती है बताऊंगा, और इसका मतलब लिया गया है घृणा से, है ना, तो ये भी बताऊंगा सर ये क्या होती है ना, सारी चीज समझाऊंगा रे, मैं हर चीज समझाने वाला हूँ, आप तो चिंता मत करो, चिंता को छोड़ दो रहे। अगर आप मेरी क्लास देख लोगे तो जो पोएम के जो क्वेश्चंस हैं, जितने नंबर की पोएम्स के क्वेश्चंस आएंगे 100% में से, यानी जितने के अंक है उतने में से उतने अंक ले आओगे अगर याद कर लोगे तो। आगे बात करें, देखो क्या, सम से द वर्ल्ड, हाँ इस कविता का पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसका भी करेंगे अपन। वो कहते हैं ना पोस्टमार्टम करूंगा, चिंता मत करो। क्या कह रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब इसका सारांश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कुछ कहते हैं, यानी सम से कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, यानी दुनिया का अंत होगा, क्या है, इन फायर, यानी कुछ तो कहते हैं भाई दुनिया का अंत वो फायर से होगा, आग से नहीं रहे, तृष्णा से। तृष्णा क्या होती है सर, जलन होती है, जेलेसी होती है। जेलेसी क्या होती है रे, मैं बता देता हूँ क्या होती है। अपना पड़ोसी है, उसका बेटा नौकरी लागे जा रहा है, दबा दब दबा दब, तो पड़ोस पापा क्या कहेगा, अरे तेरा अपना पड़ोस का बच्चा लाग रहा है तो तू क्या कर रहे है। तो जब उन पड़ोस के बच्चों की तारीफ होती है तो फिर आपके मन में क्या होती है, तृष्णा हो जाती है उसके प्रति, वही तृष्णा आपके अंदर है। अब बात करते हैं क्या है, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत है वो बर्फ में होगा। सर बर्फ से नहीं, किससे, घृणा से होगा, है ना, ध्यान में रखना मेरी बात को। तो यहाँ पे इन दो पंक्तियों का अर्थ है कि कवि ये कह रहा है कि दुनिया के अंत के लिए दो चीजें जिम्मेदार है भाई, एक तो है फायर और एक है आइस। अब फायर का मतलब मैंने बता दिया और आइस का मतलब मैंने बता दिया है। अब इसके बारे में बात करें, कवि अपने विचारों में क्या कह रहा है, कवि क्या अब खुद क्या चाहता है। देखो कवि क्या चाहता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, अगर मैं मेरी बात करूं, मेरी जांच की बात करूं, मैं मेरा पक्ष रखूं, ऑफ डिजायर, मेरी इच्छा, मेरा भी पक्ष रखूं। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, है ना, कि मैं मेरी डिजायर बताऊं। आई होल्ड विथ, मैं उनके साथ हूं भाई, होल्ड का मतलब होता है के साथ, के साथ, मैं उनके साथ हूं। दोज जो, हु फेवर्स फायर, जो कि आग का पक्ष लेते हैं कि दुनिया का अंत वो आग से होगा, मैं उनका पक्ष लेता हूं। फेवर फायर का मतलब, फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, और फायर का मतलब तृष्णा, यानी जो लोग ये कहते हैं ना कि दुनिया का अंत वो तृष्णा से होगा, मैं उन्हीं के पक्ष में हूं कि भाई मेरे भी मानना है कि दुनिया का अंत वो तृष्णा से होगा। अब देखो बात करते हैं दूसरा स्टैंजा अपने पास, ये आ गया होगा समझ में रहे, हाँ ज्यादा टफ नहीं है। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन बाद में कवि अपना थोड़ा सा विचार चेंज कर देता है भाई इस दुनिया के अंत के बारे में। क्या विचार चेंज करता है, वो क्या कह रहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया का अंत, ये बता रहा ना, इट हैड का मतलब ये दुनिया के अंत से लिया गया भाई। यहाँ पे किससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे इट है वो किसके लिए आया है, फॉर द एंड ऑफ वर्ल्ड के लिए लिया गया है, यहाँ पे ध्यान में रखना, दुनिया के अंत के लिए लिया। लेकिन ऐसा दो बार होना हो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये दो बार होना हो, यानी पेरिश का मतलब नष्ट होना, है ना, और ट्वाइस का मतलब दो बार। आई थिंक, फिर मैं सोचता हूं, मैं कौन, मैं कवि, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो फिर मैं हेट यानी घृणा को भी सोच सकता हूँ कि फिर घृणा भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी पहली बार अंत होगा तो अपने पास फायर से होगा, दूसरी बार होगा वो घृणा से होगा। किससे होगा, घृणा से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, है ना, विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, कि आइस यानी घृणा भी अपने आप में बहुत अहमियत होती है, अहम भूमिका रखती है। एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त है भाई। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त। क्या है ये पर्याप्त है भैया आप लोगों के पास, तो ये मैंने आप लोगों के पास है, अरे ये पर्याप्त है ना, आप देख लेना, सफिशियंट जिसको अपन कहते हैं ना, मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो क्या होगा गुरुजी पर्याप्त को नहीं विधान है ना, करना पड़ता है आप लोगों के लिए सब कुछ, तो पर्याप्त ये भी है। दोनों स्टेंजा हो गए, दोनों की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर बता रखे ना,
देखो पहला स्टैंजा जो हमने पढ़ा है, ये स्टैंजा, इसमें से क्वेश्चन ये दिया हुआ होगा आप लोगों के पास एग्जाम में, चिंता मत करो। मैंने वहां पे क्या है कि अपना समय बचाने के लिए यहाँ पे नहीं लिखा है भाई। तो यहाँ जो स्टैंजा, इसमें से क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट डज फायर सिम्बलाइजेज इन द स्टैंजा। अगर स्टैंजा में बात करूँ आपके पास, तो फायर है वो किसको इंगित करती है, किसका प्रतीक है, तो मैंने बताया तृष्णा। अब तृष्णा का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ। हेटेड का मतलब होता है घृणा करने वाला, लव यानी प्रेम, डिजायर यानी इच्छा, और एंगर यानी गुस्सा। अब इन तीनों में से आप कहोगे सर ना तो ये है, ना ये है, और ना ये है, तो बच गई डिजायर। डिजायर का मतलब होती है इच्छा। इच्छा कब होती है, जब आप किसी से तृष्णा करते हो। तो वही बात है, कोई जो अपने पास ये नहीं सोच लेना रहे कि गुरुजी बयां बता दिया। तो ये जो इच्छा होती है ना, अभिलाषा जिसको अपन कहते हैं, ये भी अपने पास वही होती है। यानी फायर जो है वो आपके पास डिजायर के लिए है और तृष्णा के लिए, दोनों ध्यान में रखना भाई। अब बात करते हैं इसके बारे में, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल। लोगों के अनुसार है वो अपने पास दुनिया का अंत कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है कि कुछ तो कहते हैं कि अपने पास फायर से होगा, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं आइस से होगा। तो इन दोनों का आंसर अपन करेंगे भाई। क्या है, हाउ विल, तो अपन देखो द पीपल टू, अकॉर्डिंग टू पीपल यहां पे करेंगे, अकॉर्डिंग टू पीपल द, क्या है, वर्ल्ड एंड ड्यू टू फायर एंड आइस, ये होता है। अब आप क्या कर क्या होगे, आप वहां पे ये लाइन लिखोगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। आप ये लाइन लिख के आओगे जो कि गलत है। ऐसे करना है, अकॉर्डिंग टू पीपल द वर्ल्ड एंड ड्यू टू फायर एंड आइस। दोनों मैंने बता दिए हैं। बाद है एक क्वेश्चन और, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाई। अब एक बात बताओ भाई, इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि कवि क्या सोचता है दुनिया के अंत के बारे में और क्यों। तो बताऊं क्या, क्योंकि अपने पास ये तो फायर का पक्ष लेता है ना। देखो आई दोज, ये रहा, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ये मैं बता देता हूं, द पोइट थिंक्स। अब आप कहोगे थिंक्स क्यों, क्या सर, थिंक्स दैट द वर्ल्ड एंड विथ फायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कई उनका पक्ष लेता है जो कि कहते हैं कि हाँ भाई मेरे अनुसार पे क्या है कि फायर से, यानी अपने पास डिजायर यानी इच्छा, जो तृष्णा है, उनसे दुनिया का अंत होगा, ये कवि सोचता है। अब ये तो हो गया अपने पास पहला स्टैंजा। दूसरा स्टैंजा कौन सा है सर, ये है दूसरा स्टैंजा, इसमें बात करते हैं। तो व्हाट डज आइस रिफर्स टू। अब जो आइस है वो किसको रिफर कर रही है भाई, मैंने बताया भाई ये घृणा को करती है, तो हेटेड हो जाएगा यहाँ पे, ये तो घृणा है, घृणा से है, तो ये हो गया। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा, ऐसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम होती है ना, वो अपने गीत गाते हैं तो अंत में वो राग मिलती है, वो राग पूछते हैं। तो इसकी बात करें तो देखो क्या है, ट्वाइस हेट आइस ग्रेट सफाइस। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा भाई, तो ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, ये मैं हटा देता हूं भाई नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और ये अपने पास इससे हो जाएगा। तो ए बी, यानी पहली लाइन क्या है, ये ट्वाइस की ध्वनि दे रहा है, उसके बाद ये ए, इसको ए मान लेते हैं, और ये दूसरी ध्वनि दे रहा है तो इसको बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे आइस क्या आ रहा है, तो इससे मैच हो रहा है, तो ये वापस ए आ गया, और यहाँ पे एट आ रहा है, तो ये देखो हेट है, तो यहाँ पे ये बी आ गया। तो यहाँ पे राइमिंग हो गई ए बी। इस तरीके से आपको राइमिंग है वो निकालनी होती है, ये मैं अलग से भी समझा दूंगा। अब ये प्रश्न कैसे करोगे, द राइमिंग ऑफ द पोइम इज, और यहां पे लिखोगे ए बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है इसकी। तो इस तरीके से आपको करना होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये भी कर दोगे तो भी सही है, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो लिखेगा हाँ भाई बच्चे ने मेहनत करी है। What is also great for world destruction। अपने पास एक और बताया भाई, क्या कि दुनिया के लिए पर्याप्त और क्या है दुनिया के अंत के लिए, तो आइस इज आल्सो। तो यहाँ पे व्हाट के स्थान पे अपन आइस लिख देंगे, तो आइस का मतलब यहाँ पे हेटेड है। आइस इज आल्सो, बस इतना ही करना है, ग्रेट फॉर वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, बस इतना ही करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है ना। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए कर देना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत करोगे। वैसे मैं सारे स्टैंजा करवा दूंगा, आप लोग चिंता मत करो, आप तो याद कर लेना। अब बात करें इस पोएम की, अपने पास क्वेश्चंस की किस प्रकार से आएंगे, शायद 2 ही क्वेश्चन है ये, हाँ ये 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी कवि के अनुसार,
व्हाट डू आइस एंड फायर सिंबलाइज, यानी जो अपने पास आइस और फायर है वो क्या सिंबलाइज करती है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कर लो इसको, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर सिंबलाइजेज अनलिमिटेड विशेज, मैंने बताया था ना, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक इच्छाएं जो होती है उनको इंगित करता है, एंड डिजायर्स और अभिलाषाओं को इंगित करता है, ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी मानव प्रकृति के, लाइक वॉयलेंट फीलिंग्स ऑफ एंगर, और कौन सी जो हिंसात्मक होती हैं जैसे गुस्सा है, क्रूअल्टी है, ब्रिटलिटी है, इट एक्सेट्रा, इनके अपने पास वही आगे रहते, गुस्सा ना जिसको अपन कहते हैं। बाद में क्या है, दैट माइट एंड द वर्ल्ड, जो कि अपने पास दुनिया का अंत कर सकती है। बात करें आइस की, आइस सिंबलाइजेज हेटर्ड, यानी आइस वो घृणा को इंगित करती है, कोल्डनेस घृणा ही होती है, रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, एंड दीज ह्यूमन cold emotions and lack of love are destructive enough to remove the warmth of the fire and destroy the world, यानी कहने का मतलब है वो अपने पास से जो ये जो है इनको भी पीछे छोड़ सकता है, इनके अलावा अपने पास दुनिया का अंत वो इन चीज़ों से भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब वही जो मैं समझाया हूँ पहले स्टैंजा में समझा दिया भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, क्या संदेश है, क्या थीम है, वो यही है, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो यही है, याद रखना। द पोएम फायर एंड आइस इज शॉर्ट बट हैज ए मैसेज ह्यूमन बीइंग, यानी कहने मतलब छोटी सी कविता है लेकिन संदेश देखो कितना शानदार है। द मेटाफर ऑफ फायर एंड आइस आर यूज्ड वेरी इफेक्टिवली टू सॉलिडली कन्वे क्लियर मैसेज टू द रीडर्स, यानी कहने का मतलब पहले मैं बता देता हूँ ये मेटाफर क्या होता है। मेटाफर होता है तुलना। अब ये तुलना क्या होती है, जैसे मैं कह दूं ही इज अ लोयन, वह एक शेर है, तो यहाँ पे वो शेर थोड़ी है, ये तो आदमी है, ये शेर है, तो इसका मतलब शेर थोड़ी है, इसका मतलब उसमें शेर के गुण है। तो यहाँ पे भी जो फायर है वो किसके लिए किया है, फायर इज डिजायर, यानी फायर जो वह अभिलाषा है, और ये क्या हेटेड है, तो ये इनकी तुलना हो रही है। तो मेटाफर का प्रयोग बड़ा शानदार किया है कवि ने, यही बताने वाला है। इसके बाद में स्पष्ट मैसेज मिलता है पढ़ने वालों को। द पोएम एक्ट्स लाइक अ मोरल मिरर फॉर रीडर्स टू एक्सेस देयर ओन स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, और जो अपने पास कविता है वो एक अपने पास मोरल मिरर क्या होता है, नैतिक दर्पण दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किससे नफरत कर रहे हैं, ये दिखाता है। ये ध्यान में रखने वाली बातें होती है। फायर स्टैंड्स फॉर आवर अनकंट्रोल्ड पैशंस विच आर क्या है, डिजास्टर्स फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अनकंट्रोल्ड पैशंस जो होती है ना हमारे पास, जो जिस पे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी इच्छाएं जो होती है, इनसे क्या होता है, ह्यूमन है वो अपने पास विनाश की ओर चला जाता है। सिमिलरली कोल्ड डिवॉइड ऑफ ह्यूमन लव ब्रिंग इन सेंसिटिविटी, यानी कहने का मतलब है अपने पास सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही घृणा भी आपके जीवन में क्या ले आती है, बिल्कुल अपने पास घृणा जब हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर का जो प्रेम है वो नष्ट हो जाता है। जो सेंसिटिविटी होती है ना, इनसेंसिटिविटी यानी जिसमें अपने पास भावनाएं नहीं होती है, वो भावना अपने पास भावनाहीन हो जाते हैं। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन थिंकिंग एंड रिजल्टिंग बिहेवियर embedded with the desire and the hatred will lead to the end of the world and it may also happens more than once, और यह कहने का मतलब है कि दुनिया का अंत हो सकता है और ये एक बार से अधिक के लिए हो सकता है, ये बता रहा है इस कविता में। ये दोनों मैंने बता दिया भाई क्वेश्चंस, आप इसके स्क्रीनशॉट रख लो क्योंकि आप बार बार नहीं देखोगे।